और मैं सबको ये बोलता हूँ कि पहला 1 करोड़ सबसे डिफिकल्ट होता है, वो बना लेना। अगले करोड़ बहुत आसान होते हैं। आप पहला 1 करोड़ बनाते हो, उसके बाद आपको इन्वेस्टिंग की नॉलेज भी है तो दूसरा करोड़ बनाना बहुत जल्दी होता है। मेरा पहला करोड़ 27 में हो गया था, दूसरे करोड़ में मुझे शायद 1 साल लगा, 28 साल में। अगले 6 महीने में मेरा तीसरा करोड़ हो गया, उसके बाद आगे बढ़ता गया। वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाता है। तो आपने गोवा में भी इन्वेस्ट किया हुआ रियल एस्टेट में, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैंने वो भी रिवील किया था। मेरे को 28 लाख का प्रॉफिट था बस पिछले साल में मेरे म्यूचुअल फंड से, और मेरे स्टॉक्स का प्रॉफिट उससे भी बहुत ज़्यादा था, और मेरे रियल एस्टेट का प्रॉफिट उससे भी बहुत ज़्यादा था। पर मेरा पैसिव इनकम महीने की 10 लाख से ज़्यादा की है। अरे वाह। जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हो कि चलो ये तो बहुत बातें हो रही है, तो आप अपना पोर्टफोलियो रिवील करोगे आप? बिल्कुल मैं कर देता हूँ रिवील अपना पोर्टफोलियो भी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को तो देखा होगा जो बताते हैं कि भाई आप मंथली 2000 रुपये इन्वेस्ट करो या फिर 5000 इन्वेस्ट करो और 20 साल 30 साल के बाद आपके पास करोड़ों रुपए होंगे। लेकिन मैं आपको एक ऐसे शख्स से आज मिलवाना चाहूंगा जिन्होंने SIP तो किया है बट 20 साल नहीं, फिर भी उनका पोर्टफोलियो करोड़ों में है। तो मिलवाते हैं हम आपको आज के अपने गेस्ट से। कैसे है दिलनवाज जी? बहुत बढ़िया सचिन, कैसे हैं? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा अपने बारे में बताइए। ठीक है, मेरा नाम दिलनवाज वारसी है। मैं प्रोफेशनली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं काम करता हूँ एक दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग कंपनी में। इसके साथ साथ मुझे सुकून नहीं मिलता एक काम से तो मैं और भी काम करता हूँ। जैसे कि मैंने रिसेंटली यूट्यूब स्टार्ट किया, मेरा चैनल है दिलनवाज वारसी नाम से, जहाँ मैं लोगों को इन्वेस्टिंग सिखाता हूँ। पिछले 10 साल से मैं स्टॉक ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ। ये यूज़ करके मैंने काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो बनाया, काफ़ी कुछ इन्वेस्टिंग करता हूँ, और मैं गोइंग फॉरवर्ड गोवा में प्लान करता हूँ अपना कैफ़े खोलने का, अपना बिजनेस खोलने का। तो मेजरली मेरा प्रोफेशनली एक मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं कोडिंग जानता हूँ पर साथ में मैं इन्वेस्टिंग भी जानता हूँ। तो SIP आप कितने टाइम से कर रहे हो? 10 साल से? मेरी पहली जॉब से, आई थिंक उससे भी पहले कॉलेज के 3rd ईयर में स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो आई थिंक 10 साल हो गए मुझे पूरे। और कैसे सीखा था कि भाई मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि उस टाइम पे इन्फ्लुएंसर्स तो थे नहीं जो बताया कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। आई थिंक उस टाइम ये कुछ नहीं मिलता था, इन्फ्लुएंसर्स आपको यूट्यूब पे कुछ नहीं मिलता था। इनफैक्ट यूट्यूब भी आई थिंक इतना पॉपुलर नहीं था, एटलीस्ट मुझे नहीं इतना ज़्यादा नहीं पता था। पर आपकी फैमिली में कोई एक ऐसा इंसान होता है जो स्टॉक मार्केट में कहीं होता है, और आप छोटे होते हो, मैं 18-19 साल का था, तो मुझे बस ये पता था कि स्टॉक मार्केट से पैसे बहुत कमा सकते हैं। बस मुझे इतना पता था। और मुझे ये पता था कि एक डीमैट अकाउंट होता है जिससे आप अकाउंट खोल सकते हो और आप उसके बाद शुरू कर सकते हो। ज़ीरो नॉलेज थी, मुझे कुछ नहीं पता था। और बस मैंने उस टाइम बस ये सोचा था, कॉलेज में था। मैं काफ़ी एम्बिशियस हूँ बचपन से, आई थिंक गोइंग बाय द बैकग्राउंड एंड कपल ऑफ रीजंस मैं काफ़ी एम्बिशियस था। तो मैंने ये सोच लिया था कि मुझे पैसे बहुत सारे कमाने हैं ज़िंदगी में, और मुझे कभी भी ये एक चीज़ में बहुत क्लियर था हमेशा से बचपन से कि मुझे रिटायरमेंट 60 साल में नहीं चाहिए। अर्ली रिटायरमेंट वाली प्लानिंग थी मुझे, मैंने बहुत पहले सोच लिया था कि मुझे 35 तक रिटायरमेंट चाहिए। रिटायरमेंट का मतलब अगेन ये नहीं होता कि आप काम करना छोड़ दोगे, आप पैसे के लिए काम नहीं करोगे, अब वो करोगे जो आपको पसंद है। तो मैंने बहुत जल्दी उम्र में हर तरीके से ट्राई कर लिया था पैसे कमाने के लिए, इन्वेस्टिंग में, मार्केट में। तो मैंने तभी शुरू कर दिया। एक मेरे जानने वाले थे फैमिली में जो स्टॉक मार्केट में थे, उनसे मैंने पूछा तो कुछ नहीं, पर बस मैंने गूगल पे सर्च करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया और स्टार्ट कर दी अपनी जर्नी। बढ़िया। तो ये 1 करोड़ का पोर्टफोलियो आपने कैसे बनाया, इसके बारे में बताइए। कितने का आपने SIP शुरू किया या फिर कितना इन्वेस्ट करते थे आप, वो जरा बताइए। ठीक है, तो उस वीडियो में मैंने अपना जो 1 करोड़ का पोर्टफोलियो रिवील किया है, मेरा सिर्फ म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है। हाँ, जो मेजरली मैं अब म्यूचुअल फंड में, अब मैं व्यूअर्स को भी यही बोलूँगा, स्टार्टिंग में तो स्टॉक्स में नहीं जाना है, म्यूचुअल फंड्स में जाना है। तो वो मेरा 10 से 15% है पोर्टफोलियो का, विच इज़ जस्ट म्यूचुअल फंड्स। बनाने में मुझे लगे हैं, मैं 27 साल का था जब मैंने अपना पहला 1 करोड़ बनाया था। ओके। और मैं सबको ये बोलता हूँ कि पहला 1 करोड़ सबसे डिफिकल्ट होता है, वो बना लेना। अगले करोड़ बहुत आसान होते हैं। आप पहला 1 करोड़ बनाते हो, उसके बाद आपको इन्वेस्टिंग की नॉलेज भी है तो दूसरा करोड़ बनाना बहुत जल्दी होता है। मेरा पहला करोड़ 27 में हो गया था, दूसरे करोड़ में मुझे शायद 1 साल लगा, 28 साल में। अगले 6 महीने में मेरा तीसरा करोड़ हो गया, उसके बाद आगे बढ़ता गया। वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाता है। तो मुझे लगे 7 साल, पर मेजरली इसका रीज़न 2-3 रीज़न है, और जो बातें कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है वो ये है कि मैं बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता था कि मुझे शादी नहीं करनी है। बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता था कि मुझे वो सारे एक्सपेंसेस नहीं करने, मुझे गाड़ी नहीं खरीदनी है। जो मैं सबको एडवाइस भी देता हूँ कि यार, मैंने इस पे अपने यूट्यूब चैनल पे डाला भी था कि आप जब पहली गाड़ी लेते ना, तो इस पर आपने देखा होगा 22 साल की उम्र में लोग जॉब स्टार्ट करते हैं। पहली जॉब जनरली लोगों की इतनी खास नहीं होती है, 3-4-5 लाख वाली जॉब होती है, आप ज़्यादा पैसे नहीं कमाते हो। और जब 22 के होते हो तो आपको वो भी नहीं चाहिए होता है कि आपको मस्ती बहुत होती है कि मुझे पैसे उड़ा दें, घूमना फिरना है, शौक पूरे करने हैं। तो आप 1-2 साल तो आप कुछ पैसे सेव भी नहीं कर पाते हो। घुमा फिरा के आप 24-25 साल की उम्र के हो जाते हो, आप 4-5 लाख रुपए सेव कर लेते हो, मान लेते हैं, बराबर। तब आपको लगता है कि मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, और गाड़ी होनी चाहिए बहुत अच्छी, और आपको लगता है मेरे पास 4-5 लाख रुपए है।
इनफैक्ट हर एक मिडिल क्लास का सप्लाई होता है कि भाई Exactly. गाड़ी लेनी है। एग्जैक्टली और ऊपर से EMI का जो स्कैम चलता है कि आप बस 2 लाख रुपए कोई बात नहीं, गाड़ी ले लीजिए, 10-15 लाख की ले लीजिए, EMI ले लीजिए। तो लोग क्या करते हैं, जब उनके पास पहले 5 लाख रुपए होते हैं तो वो मुश्किल से उसको डाउन पेमेंट देके गाड़ी खरीदते 15 लाख की, और वो EMI में दब जाते हैं अगले 4 साल के लिए। 25 साल में जीरो हो चुके होते हैं वो, 27-28 साल के होते हैं, थोड़े पैसे और इकट्ठे कर लेते हैं। आपकी मैं मान लेता हूँ सैलरी बेटर हो गई है, अब ज़्यादा पैसे कमा रहे हो, तब वो शादी कर लेते हैं। और शादी में मुझे शादी से प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है जो हमारा इंडियन स्टाइल है बिग फैट वेडिंग वाला, कि शादी होगी तो बड़ी होगी, धूमधाम से, पड़ोसी वाले ज़्यादा पड़ोसी वाले ज़्यादा खर्चा करें। तो उसमें क्या होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो 30-40 लाख अगर आपने कमा भी लिए तो आप सारे ज़ीरो कर लेते हो फिर से। अब इसमें दिक्कत क्या है कि आप एक कॉन्सेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट का, आपको अपने पैसे को वक्त देना पड़ेगा उसको बढ़ने के लिए। अब वक्त ही नहीं दे रहे हो, आप पास जहाँ पैसे होते हैं आप कुछ खर्चा कर लेते हो, वापस जीरो पे आ जाते हो। तो 28 पे आप फिर जीरो पे आ गए, फिर आप शादी कर लेते हो, 1-2 साल होते हैं आपको शादी के, आप मान लिए 30 के हो गए। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लोगों की अलग अलग जर्नी होती है, और 30 के हो जाते हैं, फिर आपको लगता है मेरी वाइफ है, मैं हूँ, बच्चे प्लान करें तो हमारा घर होना चाहिए। तो आप एकदम क्या करते हो, आप दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव कहीं भी हो, आप एक घर खरीदते हो, और वो घर होता है आपके इमोशन से अटैच्ड, तो आपकी वो हैसियत से बहुत ज़्यादा होता है। आप अगर ये नहीं सोचोगे ना अपने बच्चों को, आप चाहोगे मैं अच्छी से अच्छी सोसाइटी में पालूँ, तो अगर आपकी हिम्मत 1 करोड़ की है तो आप 2 करोड़ का फ्लैट लेते हो। और क्यों लेते हो, क्योंकि EMI अगेन, आप बोलते हो भैया इंटरेस्ट होना ना, EMI हो जाएगी आपकी, आप 20-30 साल का लोन ले लो और आप घर ले लो। अगर आपने पैसे फिर जीरो कर लिए, अब 30 साल के हो गए हो, पैसे आपके पास जीरो हैं, और आपके पास पर मंथ 1 लाख रुपए की EMI भी जा रही है, और अब आप पूरी ज़िंदगी सिर्फ जॉब करोगे, क्योंकि अब आपके पास वो वक्त भी नहीं है रिस्क लेने का, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि EMI तो जानी है, EMI जानी है, आपके पास वाइफ भी, आपके बच्चे भी हैं, तो आपका और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपको, बिल्कुल बहुत ध्यान से रहोगे। मेरी ज़िंदगी में मेरा 1 करोड़ इसलिए बना क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने पहली गाड़ी उस टाइम नहीं ली, मैंने हर टाइम, एक रूल ऑफ 72 होता है कि आपको कितने % रिटर्न मिल रहा है हर साल, उसको आप डिवाइड करोगे तो आपको कितने साल में पैसे डबल हो जाएंगे मिल जाता है। लेट्स से आपको 14% का रिटर्न मिल रहा है हर साल, तो 72 डिवाइड बाई 40 अराउंड 5 आएगा, 5 साल में पैसे आपके डबल हो जाएंगे। तो अगर 24 साल की उम्र में मैंने उस 15 लाख की गाड़ी नहीं ली, तो मेरे 5 साल में वो पैसे 30 लाख हो जाते हैं, और उसके बाद 30 लाख जब हो जाए, अगले 5 साल में वो 60 लाख हो जाएंगे, फिर 1 करोड़ 20 लाख हो जाएंगे, फिर 2 करोड़ 40 लाख हो जाएंगे। गेम सिर्फ इतना है कि आपको अपने उन पैसों को पहले अपना 1 करोड़ बना लेना है उन खर्चों से पहले, और एक बार आप उसको इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्टिंग की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अगर आप FD में इन्वेस्ट करोगे 6% 7% तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। इन्फ्लेशन इंडिया का 8% है, तो आप पैसे बचाओ, उसको इन्वेस्ट करो, और अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो टाइम दोगे, टाइम देना बहुत ज़रूरी है। कंपाउंड इंटरेस्ट वैसे ही चलता है, आपने देखा होगा, अगर 10 साल में आपके 2 करोड़ बने हैं, लेकिन अगर वही पैसे आप वहीं छोड़ दोगे, अगर आप पास 1 करोड़ रुपए आ जाए और आप उसको 30 साल के लिए छोड़ने की हिम्मत रखते हो 15% रिटर्न पे, तो वो 1 करोड़ शायद 70 करोड़ बन जाएंगे। तो इतना फ़र्क आ जाता है। इसमें एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है, लाइक मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बट ऑडियंस ये कह सकती है कि भाई अगर हम सिर्फ पैसे इन्वेस्ट ही करेंगे तो जिएंगे कब? लाइक ज़िंदगी हमें आज का पता है, कल क्या हो क्या ना हो किसको पता है। जैसे अभी कोविड जब गया था, तो कोविड में लोगों को बड़ा डर आ गया था कि भाई ये हम पैसे बना रहे थे, क्यों बना रहे थे, किस लिए हम सेव कर रहे थे, जब आज ज़िंदगी इतनी खतरे में है, क्योंकि पैसा भी तब काम नहीं आ रहा। तो उस सिनारियो में कैसे हम बैलेंस करें कि भाई हमें इंजॉय भी करना है, हमें कुछ इन्वेस्ट भी करना है फ्यूचर के लिए, जैसे आपने किया, लाइक पहला 1 करोड़ बनाया, तो थोड़ा इसके बारे में आप क्या बोलना सही, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। तो मैं कभी भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एक डायरेक्शन में चेज़ करना है, वो सबसे नॉनसेंसिकल बात होती है कि आप एक चीज़ को चेज़ कर रहे हो। बैलेंस ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा स्कूल में जो बच्चे होते थे, मुझे अक्सर फील होता था, मैं हमेशा तब भी बोलता था 95% से ज़्यादा इसके मार्क्स आ रहा है ना बच्चे के, वो शायद अच्छी चीज़ नहीं है, शायद, क्योंकि वो बच्चा और कुछ कर नहीं रहा है। बैलेंस बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। जो बच्चे मुझे लगता है 80 से 90 वाले होते हैं ना, वो बेस्ट होते हैं अक्सर इस वजह से कि वो 80 से 90 मार्क्स क्यों ला रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ाई भी कर रहे हैं और वो खेल भी रहे, वो बहुत चीज़ें कर रहे हैं। मैं अपने आप भी, मैं चेस प्लेयर था बचपन से, मैं चेस प्लेयर था, मैं फुटबॉल प्लेयर था, मेरे 80+ मार्क्स भी आते थे, मुझे वो 95 नहीं चाहिए थे, क्योंकि जिनके वो 95-99 आते हैं, देखो वो बच्चों के होते हैं मोटे लेंस लगे, पढ़ाई सिर्फ बेचारे पढ़ाई कर रहे होते हैं, और आप सिर्फ एक काम करोगे ज़िंदगी में, कभी खुश नहीं हो पाओगे। तो आपको बैलेंस करना ज़रूरी है। सेम है इन्वेस्टिंग के लिए। जब मैं बोलता हूँ कि आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कमाने हैं, और आपको सेव करने, ये नहीं कि आपकी सैलरी आई 1 लाख रुपए और आपने एकदम 90,000 सेव कर दी और आप गुड उठ के जी रहे हो। आप घूमने का प्लान है पर आप घूमने नहीं जा रहे हो कि भाई मुझे तो पैसे कमाने, मुझे तो पैसे 1 करोड़ बनाना है अपना। वो सही तरीका नहीं है, पर लेकिन बैलेंस वाली बात है। अगेन कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे जो सारे पैसे उड़ा देते हैं, तो भाई ज़िंदगी जीने के लिए यू ओनली लिव वंस कॉन्सेप्ट होगा, यू ओनली लिव वंस, और आप सारे पैसे उड़ा देते हो। आप बैलेंस ढूंढ लो। बहुत सारे रूल्स होते हैं, 50-30-20 रूल्स होते हैं। जो रूल आपको सेटिस्फाई करता है, लॉजिकल लगता है, वो फॉलो करो। पर पॉइंट ये, जब भी आपकी सैलरी आना शुरू हो, उसमें से सेविंग्स और इन्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। आप अपना बैलेंस ढूंढ लो। किसी के लिए वो 20% हो सकता है, किसी के लिए 30, किसी के लिए 40। हर एक की हमारी अपनी ज़रूरतें अलग होती हैं।
किसी इंसान को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फैमिली की। बहुत लोग होते हैं जो प्रिविलेज्ड होते हैं, मैं भी माशाल्लाह प्रिविलेज था, मुझे इतना फैमिली को नहीं दिया रहा था, पर बहुत लोग होते हैं जिनको अपनी बहन की शादी करनी है, अपनी फैमिली में पेरेंट्स की इलाज करवाना है, तो उनको काफ़ी पैसे चले जाएंगे। हर एक की सिचुएशन है, पर स्मार्टली आप ये डिसीजन कर लो कि मुझे कितने पैसे सेव करने हैं, और सेव कर रहे हैं तो एफडी नहीं डालने हैं, इन्वेस्ट करने हैं, क्योंकि वो कितने परसेंटेज से हर साल ग्रो हो रहा है वो ही आपको आपकी ज़िंदगी डिसाइड करेंगी। तो मैंने कई बार पहले ही बोला था कि डिसीजन यू मेक इन योर 20s विल डिफाइन योर लाइफ इन योर 30s। जो भी आप फैसले अपनी 20 साल की उम्र में लेते हो वो आपकी पूरी ज़िंदगी डिफाइन करते हैं 30 साल 40 साल वाली। तो जो पैसे सेव करते हो बैलेंस ढूंढ लो, उसको इन्वेस्ट करो और ग्रो होने दो। तो जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हो कि चलो ये तो बहुत बातें हो रही है, तो आप अपना पोर्टफोलियो रिवील करोगे आप? बिल्कुल मैं कर देता हूँ रिवील अपना पोर्टफोलियो भी। मैंने अपना वीडियो में भी दिखा रखा है पोर्टफोलियो, में आज भी दिखाने को तैयार हूँ। तो इनके वीडियो का भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। बाकी मैं भाई से कहूँगा कि आप अपना पोर्टफोलियो का स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज दो को, बिल्कुल कि मैं यहाँ पे लगा दूंगा, तो आप लोग देख लेना। और कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि भाई ने जिसमें इन्वेस्ट किया आप लोग भी वही इन्वेस्ट करो। आप अपना थोड़ा सा होमवर्क जरूर करना, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि मार्केट में लाइक अगर लॉन्ग टर्म हम पैसे डालते हैं तो पैसे बढ़ते हैं, अच्छे पैसे बनते हैं। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है भाई कि इंस्टाग्राम पे या फिर बहुत सारे जो फाइनेंस वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं जी, खुद उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया रहेगा, खुद उन्होंने कभी डबल ट्रिपल होते नहीं देखा रहेगा, लेकिन ये बताएंगे कि 2000 का SIP करो, करोड़ों हो जाएंगे 20 साल बाद 30 साल बाद। तो लोग भी सोचते हैं 20 साल 30 साल बाद आएंगे, मेरे को तो आज ज़रूरत है। सही बात है। तो बट अभी आपके सामने दिखा दे कि कैसे भाई अपने जॉब के टाइम से ही कैसे इन्वेस्ट कर रहे थे और आज ऑलमोस्ट फाइनेंशियली आप रिटायर तो हो चुके। जी, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें कि लाइक आपने कितना % इन्वेस्ट किया, वो थोड़ा बताना चाहेंगे कि आप सैलरी का कितना % इन्वेस्ट करते थे? बिल्कुल। तो जब मैंने शुरू किया तो मेरी सैलरी बहुत कम थी। मैं अपना नंबर पे रिवील कर देता हूँ। मैंने बहुत हम्बल स्टार्ट था मेरा, जो शायद बहुत लोगों का होता है। मेरी पहली कंपनी थी इन्फोसिस। ओके, 2016 में मेरी पहली जॉब थी और मैं बिल्कुल सीरियस नहीं था अपने करियर कब हुए थे? 2015 में। मैं 2015 में पास आउट हुआ और 2016 में मेरी जॉब लगी और मुझे लगता था कि जॉब 3.5 लाख का पैकेज था मेरा, 3.5 लाख का एग्जैक्टली। ओके, मुझे सैलरी आई थी ईयरली ईयरली और मुझे सैलरी आती थी 25,000 रुपये के अराउंड, और मैं था हैदराबाद में। और 25,000 रुपये में हैदराबाद में अगर रहोगे तो मुझे लगता नहीं कुछ पैसे सेव करने का फ़ायदा भी था। तो उस टाइम मेरे ज़ीरो सेविंग होती थी। ऑनेस्टली मैंने सही भाई 2 साल तक कुछ पैसे सेव ही नहीं करे हैं। जो मैंने बात बोली ना एकदम दिल के पास है मेरे, कि जब 22 साल के होते हो ना तो बहुत मन करता है घूमने का, मस्ती करने का। तो मैंने वो भी किया। 1-2 साल मैंने कुछ सेव नहीं किया। और मैंने उस टाइम एक अपने यूट्यूब पे बात भी की थी कि टाइम वर्सेस मनी क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस टाइम मैंने एक फ़ैसला किया था कि मैं या तो वो 5,000 रुपये बचा सकता हूँ और उसको सेव कर दूँगा। 5,000 रुपये अगर मैं हर महीने सेव करूँगा तो शायद साल के 60,000 हो जाएंगे। और वो कैसे बचाऊँगा, बहुत मुश्किल था वो बचाना। वो कैसे बचा पाता था कि अगर मैं अपने कपड़े अपने आप धो रहा हूँ, मैं अपना खाना अपने आप बना रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, और तो वो 5,000 बचा लेता मैंने वो पैसा उस टाइम डिसीजन लिया था मुझे टाइम को सेव करना है। तो मैं वो सारे पैसे खर्च कर देता था और टाइम बचा लेता था। और उस टाइम पे अपने आप को अपस्किलिंग करता था। मुझे ये एहसास हो गया था कि 3.5 लाख की नौकरी मुझे नहीं करनी चाहिए, मुझे आई थिंक अपने आप को अपस्किल करना चाहिए। अगर मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मैं अच्छी जॉब कर सकता हूँ। तो मैंने वो सारा टाइम, अब वो सारे पैसे लगा के मैंने जहाँ दिए, पर अपना टाइम को बचा लिया। उस टाइम को मैंने यूज़ करा अपस्किलिंग के लिए। मैं रोज़ ऑनलाइन यूडेमी मेरी फेवरेट वेबसाइट है अपस्किलिंग के लिए। मैंने हर साल ऑलमोस्ट 200 कोर्सेज करता था। हर साल 200 से 300 घंटे के कोर्सेज करता हूँ मैं यूडेमी पे, आज भी करता हूँ। अच्छा, और पिछले 8 साल से कर रहा हूँ। तो मैं हर एक को बोलता हूँ। लैंग्वेज से रिलेटेड करते थे आप? मैं पाइथन है मेरी एकदम हॉट फेवरेट लैंग्वेज। तो मैं पाइथन, बैक एंड इंजीनियरिंग, फ्रंट एंड इंजीनियरिंग, डेवऑप्स, हर चीज़ को लेके तो मैं वो कोर्सेज करता था। मैं कोर्स खरीदने में कभी सोचता भी नहीं हूँ। कोर्स अगर 1,000 का भी है, 10,000 का मैं खरीद लूँगा। मैं पढ़ाई पे पैसे कभी नहीं सोचता। तो मैं वो ले लेता था, अपस्किलिंग करता था। तो मेरी 1 साल में, मैंने उसमें बताया था कि 1 साल में मैंने सिर्फ पढ़ाई करी, सारे पैसे उड़ा दिए, सिर्फ पढ़ाई करी। मेरे दोस्तों ने 60,000 रुपये सेव कर लिए, जो 5,000 पर मंथ बचाए थे। और मैंने क्योंकि सिर्फ पढ़ाई की, वो सारे पैसे तो नहीं सेव कर पाया, और मेरी नौकरी उसके अगले ही साल लगी 20 लाख की। तो मैं 3.5 लाख से 20 लाख पे आ गया। तो इसलिए टाइम की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए पैसे से या किसी भी और चीज़ से। और ये मैंने उस टाइम तो मैंने ज़ीरो सेव किया, लेकिन उसके बाद जब मेरी 20 लाख सैलरी हो गई तब मैं इतना अकल आ गई थी मुझे पैसे सेव करने। तब से मैं अपनी सैलरी का उस टाइम बोलूँगा मैं 40% सेव कर लेता था, क्योंकि अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम है मेरे पास। आज के टाइम पे मैं काफ़ी सेव कर लेता हूँ। ऑलमोस्ट 80% मेरी सैलरी का सेव हो जाता है, बिकॉज मेरे एक्सपेंसेस कम है और मेरी सैलरी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अगर मैं बॉल पार्क फिगर बोलूँ तो मेरी मोर देन 50 लाख सैलरी है। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में सैलरी है। तो उस सैलरी का, और मेरे एक्सपेंसेस बहुत लिमिटेड है। मैं वैसे इंसान ही नहीं हूँ कि मुझे 10-15 लाख खर्च करने, ऐसा है ही नहीं मेरा। तो अब आज के टाइम पे तो मैं उस लेवल पे आ गया हूँ कि मुझे 80% सैलरी मेरी सेव हो जाती है। पर जब मैंने शुरू किया था 0% से शुरू किया, 0, 20, 40, 60 और अब 80। तो इस तरीके से अभी का पैकेज बताना चाहेंगे?
मैं एक फिगर वो दे देता हूँ, राउंड ऑफ फिगर दे सकता हूँ कि 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में मेरा पैकेज है, मेरा सिर्फ मेरा जॉब से। और बाकी जो मेरे पैसिव इनकम आती है, तो मैंने अपने वो भी बताया था कि मेरी पैसिव इनकम इससे ज़्यादा आती है, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ मार्केट में। तो जो मेरे म्यूचुअल फंड्स हैं, मैंने वो भी रिवील किया था, मेरे को 28 लाख का प्रॉफिट था बस पिछले साल में मेरे म्यूचुअल फंड से, और मेरे स्टॉक्स का प्रॉफिट उससे भी बहुत ज़्यादा था, और मेरी रियल एस्टेट का प्रॉफिट उससे भी बहुत ज़्यादा था। तो आज के टाइम पे अगर मेरी सैलरी 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, पर मेरा पैसिव इनकम महीने की 10 लाख से ज़्यादा की है। अरे वाह। तो और ये भी है कि आपने इन्वेस्टिंग करी है अलग अलग एसेट्स में, एग्जैक्ट, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं आज भी बोलता हूँ कि अपना दिल मत लगाना किसी एक चीज़ से, मैं भी नहीं लगाता। कि कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ तो स्टॉक्स में ही करेंगे, दुनिया चीज़ बेकार है, सब बेकार है। कुछ लोग बोलते हैं भाई स्टॉक्स बेकार है, रियल एस्टेट में करेंगे तो रियल एस्टेट में ही करेंगे। इन्वेस्टिंग का पहला रूल है डाइवर्सिफिकेशन, वो सबसे पहला रूल है। लोग बोलेंगे थ्योरी नहीं है, वो रियलिटी है। डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, जो कॉन्सेप्ट है कि आपको नहीं करना है। और हर एसेट क्लास परफॉर्म करता है इकोनॉमी के हिसाब से। कुछ टाइम होते हैं जब आपके स्टॉक्स बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे, कुछ टाइम होते हैं जब गोल्ड बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, कुछ टाइम होते हैं जब आपकी रियल एस्टेट बहुत अच्छी परफॉर्म करेगी। मेरे पोर्टफोलियो में सब कुछ है। और आज हम शूट कर रहे हैं तो आज के टाइम पे सारे एसेट्स परफॉर्म कर रहे हैं। सही बात, सारे एग्जैक्ट टॉप पे है। इस टाइम तो ऑलमोस्ट सब टॉप पे है। और हाँ सही बात है, इस टाइम तो ऑलमोस्ट सब कुछ टॉप पे आ चुका है 2024 में, पिछले 1 साल में। चीज़ बताइए, जो आप पे आते हैं, लाइक आपने बोला था 10 साल से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जब आपकी जॉब नहीं थी तब फंड आप कहाँ से लाते थे? जब मेरी जॉब नहीं थी तो मैं फंड लाता ही नहीं था कहीं से, मेरे पास बहुत कम पैसे होते थे। तो मैंने, जैसे मैं बोलता हूँ, किसी का भी इन्वेस्ट कर। हाँ, तो मैं कॉलेज में बीपीओ में जॉब करता था। मैं कॉलेज के 3rd ईयर में था, आगे नहीं बोलता, मैं बहुत एम्बिशियस था, तो मुझे चुल मची रहती थी कुछ करने की। तो मैं कॉलेज के 3rd ईयर में बीपीओ में जॉब करने लगा। टेक सपोर्ट वाला बीपीओ था। तो ज़्यादा पैसे नहीं कमाता था मैं, पर जो भी पैसे कमाता था वो मैं सारे पैसे उठा के डीमैट अकाउंट में डालता था और स्टॉक्स लेना शुरू कर देता था, कुछ करता। स्टार्टिंग में तो मैंने पैसे भी नहीं कमाए उससे, इनफैक्ट लूज ही करे हैं, पर वही पैसे थे जो मेरी पॉकेट मनी। ट्रेड भी करते थे आप? मैं ट्रेड भी करता था। अच्छा। मैं काफ़ी ट्रेड करता था उस टाइम, मुझे, क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग में सबको वही लगता है कि पैसे किससे कमाते हैं, ट्रेडिंग से। आज डालो कल निकाल लो, पैसे कमा लो। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। मैं बोलूँगा अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आज ही करना छोड़ दो। खास करके ऑप्शन ऑप्शन से बिल्कुल, मतलब वो तो बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है, वो हेजिंग का कॉन्सेप्ट है। लोगों ने इसको मिसयूज़ करना शुरू कर दिया है। वो कॉन्सेप्ट है हेजिंग का, कि आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है और आपको लगता है मार्केट क्रैश कर सकती है, तो आपने हेज कर रखा है यूजिंग फ्यूचर एंड ऑप्शंस। वो कोई वो वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि आप करोड़पति बन जाओगे, लेकिन उसको ऐसे दिखाया जाता है कि भाई आपके पास पैसे नहीं है, आप ऑप्शंस में ट्रेड करो, करोड़पति बन जाओ। और बहुत सारे चैनल चलते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह जहाँ पे वो दिखाते रहते हैं तगड़े लेवल, है ना, कि देखो स्क्रीनशॉट डाल दिए, वो भी फोटोशॉप से चेंज करके डाल दिए कि मुझे प्रॉफिट या फिर 4-5 अकाउंट खोल रखे डीमैट के, उन्होंने 4 में लॉस हुआ, वो नहीं दिखाया, प्रॉफिट वाला दिखा दिया आपको, देखो मैंने आज में कमा लिए 1 लाख रुपए, और लोग खुश हो जाते हैं और कर लेते हैं। ट्रेडिंग सेंसिबल तब है जब आपको बहुत नॉलेज है और आप लिमिटेड ट्रेडिंग कर रहे हो। आप ट्रेड सिर्फ तब कर रहे हो जब आपको लगता है मार्केट अच्छी है। दिक्कत क्या सतीश भाई, लोग सुबह उठते हैं और सोचते हैं मैं आज ट्रेडिंग करूँगा, तो वो पक्का पैसे नुकसान करते हैं। वो तरीका नहीं है ट्रेड करने का। ट्रेडिंग वो तरीका नहीं है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो सकती ट्रेडिंग तब सेंसिबल है जब आपको दिख रहा है मार्केट ट्रेड करने के लायक है। अगर वो महीने में 1 दिन है तो आप 1 दिन ट्रेड कर रहे हो, 6 महीने में 1 भी दिन नहीं आया तो आप 1 दिन भी ट्रेड नहीं कर रहे हो। ये नहीं है आप रोज सुबह लैपटॉप 9:30 बजे खोला है आपने, मार्केट स्टार्ट हुई, आपने बोला आज तो मैं ट्रेड करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं तो ट्रेड करूंगा, पैसे कमा के जाऊंगा। तो आप पैसे कमाओगे ही। तो आपका फेवरेट वे क्या है इन्वेस्ट करने का, या फिर पैसे से पैसे बनाने? मेरा फेवरेट वे अब है स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट, पर ये इसलिए है क्योंकि मैं 10 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं काफ़ी इन चीज़ों में सीख चुका हूँ। किसी भी नए इंसान के लिए जो अभी इन्वेस्टिंग कर रहा है उसके लिए बोलूँगा म्यूचुअल फंड बेस्ट तरीका है। आप आँख बंद करके आज भी कोई भी फंड उठा लो, ग्रो पे जाओ, कॉइन पे जाओ, फंड उठा के देख लीजिए और रिटर्न देख लीजिए इसका 5 साल का, 10 साल का, रैंडमली पिक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 15% रिटर्न, 12-15%। और अगर आपको 15% मिल रहा है तो वो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, आपके पैसे 4-5 साल में डबल हो जाएंगे। लेकिन लोग जाके फिर देखेंगे 6 महीने में किसी ने अच्छा रिटर्न दिया, 1 साल में 50% दिया, उसमें कर देते हैं। हाँ, तो मैंने फिर भी अपने ये भी बोला था म्यूचुअल फंड के वीडियो में रिसेंटली कि आप जब भी म्यूचुअल फंड देखते हो तो 1 साल वाले कॉलम को देखा मत करो, आँख बंद कर लो। 5 साल कम से 5 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका पहला गोल ही ये होना चाहिए कि मैं 5 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मेरा फेवरेट एसेट, अगर आप जो आपने पूछा था मुझसे, अभी स्टॉक्स है और रियल एस्टेट है, पर ये म्यूचुअल फंड था और किसी भी नए इंसान के लिए मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड पे ही इन्वेस्ट करना चाहिए। पहला काम, आपकी सैलरी स्टार्ट हो, ATC के सेक्शन के अंदर आप 1.5 लाख रुपए नॉन टैक्सेबल बना सकते हैं अगर आप ELSS फंड्स में इन्वेस्ट करते हो। ELSS होते हैं टैक्स सेविंग फंड्स। सबसे पहला काम आपने ये करना है, वो पूरे 1.5 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में ही डालने हैं टैक्स सेविंग, अपनी पहली जॉब के साथ बराबर। वो आपको 10 से 15% रिटर्न दे देंगे हर साल
लॉन्ग टर्म में, हर साल मत देखना, लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न दे देंगे 15% का 5 साल 10 साल में, जो आपके पैसे हर 5 साल में डबल करता जाएगा। आपने सबसे पहला काम वही करना है किसी भी नए इन्वेस्टर। एक बार आप म्यूचुअल फंड्स का आपको बहुत आइडिया हो जाए कि मैं तो प्रो हो गया हूँ, तब आप स्टॉक मार्केट में आ जाना कि मैं ये फंड है, फंड ने 25 स्टॉक खरीद रखे, पर मुझे इतनी नॉलेज है कि इन 25 में से ये 6 स्टॉक बेकार है, मुझे नहीं चाहिए। तब आप स्टॉक मार्केट में आके वो पर्टिकुलर स्टॉक्स पिक कर लो। तो आपने अपनी नॉलेज कैसे बढ़ाई इन सब चीज़ों के बारे में, कहाँ से सीखते थे आप? आई थिंक मैं तो पूरा सेल्फ लर्न हूँ। तो मैंने कैसे किया है, इंटरनेट से सीखते हैं? एग्जैक्टली, सेल्फ लर्न। बुक्स मैंने बहुत सारी पढ़ी हैं, जो लोग पढ़ते भी हैं कि रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है या फिर इन्वेस्टिंग बुक्स पढ़ी, पर मुझे लगता है ऑनेस्टली ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मुझे बुक्स इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती, मैं शायद बोर हो जाता हूँ या सो जाता हूँ। मुझे वीडियो कंटेंट बहुत ईजी लगता है, ब्रेन के लिए। अगर आप न्यूरोसाइंस के पर्सपेक्टिव से भी अगर आप वीडियो कंटेंट देखते हो, वीडियो प्लस ऑडियो, रिटेंशन ज़्यादा होता है आपके दिमाग में। तो मेरे पर्सपेक्टिव से मैंने यूडेमी पे बहुत सारे कोर्सेज करे हैं। मैं आज भी कुछ भी हो जाए, मैं शायद मेरी तबीयत ख़राब हो, मुझे बहुत काम हो ऑफिस का, मुझे कुछ भी हो, रात का मेरा 1 घंटा तो हमेशा ब्लॉक्ड रहता है मेरी अपस्किलिंग के लिए, जो 1 घंटा मैं सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाने के लिए डालता हूँ। पिछले 8 साल से करता हूँ शायद। तो उस 1 घंटे में मैं सिर्फ पढ़ाई करता हूँ, मतलब। और मैं फाइनेंस के लिए बहुत इंटरेस्टेड, मतलब पैशन भी होना चाहिए। मुझे बहुत प्यार है फाइनेंस से, इन्वेस्टिंग से। तो मैं रोज़ का 1 घंटा कुछ ना कुछ गूगल पे, यूट्यूब पे, यूडेमी पे कोई कोर्स कर रहा होता हूँ, पढ़ रहा होता हूँ, सीख रहा होता हूँ, बड़े बड़े लोगों को फॉलो कर रहा होता हूँ, उनकी कमेंट्री देख रहा होता हूँ और सीख रहा हूँ। मैंने देखा कि आप प्रॉफिट भी बुक करते रहते हैं बीच में, तो कैसे डिसाइड करते हैं कि अभी ये वाला फंड मेरे को सेल करना है? अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये कैसे डिसाइड करते हैं कि इसको सेल करना है और इसको चलने देना है? ये मतलब कोई इसका फॉर्मूला नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कैसे लोग डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने रिसेंटली प्रॉफिट बुक करा है, नैस्डैक में बुक किया था प्रॉफिट मैंने रिसेंटली थोड़ा सा। सारा प्रॉफिट, तो पहला जवाब है मेरा, पहला सारा प्रॉफिट आपको कभी बुक नहीं करना। आपको अगर लगे कि मैं मार्केट का टॉप ढूंढ लूँगा या मार्केट का बॉटम ढूंढ लूँगा, तो आप कभी नहीं ढूंढ पाओगे, नामुमकिन है वो। जब आपको लग रहा है वो टॉप है, वो टॉप नहीं होगा। जब आपको लग रहा है बॉटम, बॉटम नहीं होगा। तो वो एब्सोल्यूट टॉप ढूंढना, बॉटम ढूंढना तो एकदम नॉनसेंसिकल है, वो आपको ढूंढना ही नहीं है। आपको ढूंढना ये है कि कब सेंसिबल है प्रॉफिट बुक करना। फॉर एग्जाम्पल, नैस्डैक में जब मैं लास्ट ईयर इन्वेस्ट कर रहा था, तो उसका जो लेवल था, वो सारी कंपनी, टॉप टेक कंपनीज एकदम पिटी हुई थी, नीचे आ रखी थी। पर 1 साल में रिटर्न बहुत ज़्यादा आ गया। नैस्डैक का हिस्टोरिकल रिटर्न था कि 50-55% रिटर्न 1 साल में आ गया था, जो अपने लो से। अब पॉइंट ये है कि आप एक एसेट को देखो वो कितना ग्रो करेगा। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी है, निफ्टी 12% के अराउंड एवरेज हिस्टोरिकली ग्रो करा है। पिछले 20-30 साल आप देखोगे निफ्टी 12% ग्रो करा है। आप मान लो निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, आपको 12% तो मिलेगा नहीं, ऐसे मिलेगा कभी 5, कभी 15, कभी -10, कभी 20, ऐसे करके एवरेज 12 रैंडम। आप देखोगे पिछले 1 साल में निफ्टी का रिटर्न भी ऑलमोस्ट 30-40% हो गया है। अब आप मार्केट का पीई रेशो देख सकते हो, पूरी मार्केट का पीई रेशो। अब इससे आप ये निकाल सकते हो मार्केट ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। अगेन ये आपकी हाइपोथेसिस होगी, मेरी हाइपोथेसिस होगी, हर एक की अपनी अपनी होगी कि मार्केट जनरली किस पीई पे ट्रेड करता है और अभी कहाँ पे है। अगर आपको लगता है मार्केट ओवर वैल्यूड है, जैसे अभी मुझे थोड़ा सा लगता है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, क्योंकि मेरी पहले आपको पुरानी हाइपोथेसिस, मेरी हाइपोथेसिस है कि मार्केट थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है, तो मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करूँ। जैसे मैंने नैस्डैक में ही बुक किया है, तो मैंने अगर उसमें इन्वेस्ट करी हुई है 50 लाख रुपए, तो मैं 20% ही बुक करता हूँ, क्योंकि मुझे ये पक्का पता है कि अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, इसका मतलब ये नहीं है पक्का वो क्रैश ही आ जाएगा। और क्रैश से डरना नहीं है, क्योंकि आप पॉइंट किया, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। क्रैश है तो वो अपॉर्चुनिटी, एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटी है। वो सिर्फ तब जब आप अच्छे एसेट्स पे इन्वेस्ट कर रहे हो। क्रैश में कभी घटिया एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अच्छी जगह पे करना। जैसे HDFC बैंक है आज के टाइम पे, वो एकदम नीचे है, लेकिन लोग बोलते हैं वो बेकार बैंक है। नहीं, ये बहुत अच्छी बैंक है, ये टाइम में इन्वेस्ट करने। कोटक है, एग्जैक्टली। अब कोटक का थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन है कि बिकॉज RBI का आगे में कैसे प्ले आउट करेगा पता नहीं, पर HDFC का तो बहुत, उसके आप कोटक के भी फंडामेंटल, कोटक के बहुत स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटल, लेकिन अब उसमें वो खतरा आ जाता है ना स्कैम का कि क्या हुआ है, तो उसका पता नहीं। तो आप शायद अब अगेन इन्वेस्टिंग ही है। हाँ, अगर आपको थोड़े रिस्की इन्वेस्टर हो, आप ले सकते हो रिस्क, तो आप ले लो, बहुत बढ़िया टाइम है। अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप थोड़ा रुक जाओ। HDFC बैंक के तो फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कोई स्कैम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मार्केट तब भी अपने 4 साल के ऑलमोस्ट उसी लेवल पे है वो, तो ये वो टाइम है इन्वेस्ट करने का उसमें। और बुक करने का प्रॉफिट कब होगा? जब पूरी दुनिया उसको खरीद रही होगी ना, तो आप प्रॉफिट बुक कर लेना। आप समझ जाओ, एक चीज़ होती है मार्केट मूड इंडेक्स, MMI, टिकर टेप एक कंपनी है, उसका इंडेक्स है मार्केट मूड इंडेक्स। उसमें 4 लेवल्स होते हैं, वो आपको रोज़ आप अभी खोल के देखा कभी भी उसमें, तो आपको आता है 4 लेवल्स है। एक होता है फियर, एक्सट्रीम फियर, ग्रीड और एक्सट्रीम ग्रीड। तो जब मार्केट एक्सट्रीम ग्रीड में है ना, जब पूरी दुनिया में आपको लगता है, मैं बड़ा सिंपल सा एग्जाम है, जो लोग बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करते ना मार्केट में, कभी अगर वो अपने मुंह से बोले ना कि भाई मार्केट बहुत सही है, इन्वेस्ट कर लो, जब वो प्रॉफिट बुकिंग तभी खरीद, प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ गया वो, आप समझ लो। जब पूरी दुनिया खरीद रही है, आप समझ जाओ प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है। अच्छा, एक चीज़ बताइए दिल नवाज जी की
आपने बोला आप बहुत एम्बिशियस हैं, तो आपको क्या डिराइव करता है कि भाई मैं इन्वेस्ट करके इतने पैसे बनाऊंगा, या फिर इसके पीछे का क्या मोटिवेशन क्या है? थोड़ा सा इमोशनल है, फैमिली रीज़न, पर वो चलिए नहीं बताता, मैं वैसे बता देता हूँ कि मेरा ख्वाब था हमेशा से कि मुझे एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए। शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा। तो शाहरुख खान के इंटरव्यूज़ मैंने आई थिंक शायद सारे ही देखे होंगे आज तक, जितने भी हुए होंगे। तो उसकी लाइफ से बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ, कन्विंस्ड हूँ, और मुझे हमेशा वो फील होता है कि ज़िंदगी में अगर आपने कुछ ऐसे बड़ा नहीं करा, कुछ अलग नहीं किया, तो फिर क्या ही ज़िंदगी आपने जी ली। तो मुझे हमेशा से शौक था कि, और मुझे ज़िंदगी में जॉब तो करनी नहीं थी, और अगर आप जॉब करते हो ना, तो जॉब बनाई इस तरीके से गई है कि आप दिन भर काम करते हो, सैटरडे संडे आपको लगता है मैं रिलैक्स कर लेता हूँ, तो आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर नहीं पाते हो। तो द पॉइंट इज़ कि आप जल्दी ज़्यादा पैसे कमा लेते हो ना, जब आपके पास टाइम होता है ज़िंदगी में कुछ और करने का। तो मैं अपने पैशंस को फॉलो करना चाहता हूँ। मैं लास्ट ईयर ये सारे काम के साथ साथ एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया था मैंने। अरे वाह। एक्टिंग सीख रहा था, और मैं अभी भी करूँगा। अभी भी मैं एक्टिंग स्कूल जाता हूँ, और मैं जाता हूँ, अपना पार्ट टाइम एक्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल बहुत ख़राब एक्टर हूँ, लेकिन मतलब द पॉइंट इज़ कि आप पैसे जल्दी इकट्ठे कर लेते हो ना, आपको पैसिव इनकम आना शुरू होती है। 2-3 चीज़ें, आपकी फैमिली के लिए सिक्योरिटी है। कुछ लोग बोलते हैं पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पैसे। जब आपको इलनेस होगी ना, डॉक्टर के पास जाना होगा, हॉस्पिटल अच्छे, आपकी कोई अपना पर्सनल रिलेटिव, आपकी फैमिली की कुछ प्रॉब्लम होगी, उनको आप अच्छे हॉस्पिटल लेके जा नहीं पाओगे, तो आपको एहसास होगा पैसे की औकात क्या है। तो आप जब यहाँ गुड़गांव में आप तो मेदांता जा रहे हो, पता चलेगा पैसे की औकात क्या है। जब आपको एक बीमारी होगी और उसका ट्रीटमेंट के 30 लाख रुपए होंगे, और वो सही हो सकती है, पर आपके पास पैसे नहीं है वो सही कराने के, तब आपको एहसास होगा पैसे की औकात क्या है। सही बात। तो बहुत ज़रूरी है पैसे कमाना। जो लोग बकवास करते हैं कि पैसे ज़रूरी नहीं है, मैं तो नहीं मानता। पैसे बहुत ज़रूरी होते हैं, पर पैसा सब कुछ नहीं है। वो लोग बोल के अपने आप को दिलासा दिला रहे होते हैं कि उनके पास नहीं होते, या फिर नहीं बना पा रहे होते। एग्जैक्टली। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आज के टाइम पे, अगर मेरी मॉम को कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उनको इंडिया के बेस्ट हॉस्पिटल में लेके जाता हूँ। उनको कोई दिक्कत होती है, मैं उनको बेस्ट ट्रीटमेंट करवा सकता हूँ, मैं उनको अच्छी से अच्छी जगह ले जा सकता हूँ ट्रीटमेंट के लिए, मैं उनको सब कुछ कर सकता हूँ, मैं अपनी फैमिली को अच्छे गिफ्ट दे सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो मुझे उसका बहुत खुशी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। और क्योंकि मैंने वैसे जल्दी कमा लिए, मैं रिटायरमेंट जल्दी लेना चाहता हूँ, ले चुका हूँ ऑलमोस्ट काइंड ऑफ। तो अब मेरे पास वो टाइम भी है मेरे पैशंस को फॉलो करने का। मैंने कीबोर्ड खरीदा है, मैं कीबोर्ड पे जाना सीखूंगा, मैं सिंगिंग क्लासेस जाना चाहता हूँ, मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, मैं गोवा में अपना कैफ़े खोलना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें इसलिए कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने वो जल्दी पैसे कमा लिया और मुझे सब कुछ करना था। मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करनी है। तो शाहरुख खान जितनी ज़िंदगी बड़ा ही बनानी है, पता नहीं उतनी बना पाऊँगा, लेकिन आपने भी बताया कि शुरू में कि लाइक आपको गाड़ियों का शौक नहीं रहा, आपने मतलब मना करते हो कि भाई शुरू में ही गाड़ियाँ मत लो, घर मत लो, तो अभी आपने गाड़ी वगैरह ली है? मैंने अभी तक गाड़ी नहीं ली। क्या रीज़न है? मतलब अब तो खैर ज़्यादा कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा ही है, इतना तो नहीं करना चाहिए, मुझे अब ले लेनी चाहिए, पर मेरी नीड नहीं है टू बी ऑनेस्ट। मतलब अब तो ले लेनी चाहिए। मतलब पॉइंट सिंपल है, आपके पास पैसे हैं, आप ये देख लो आपके पास कितने पैसे हैं और कितनी परसेंट की। इसका एग्जांपल आपको देता हूँ मैं। जैसे अंबानी के बेटे की अगर शादी है, प्री वेडिंग है, उस पर 1000 करोड़ रुपए लगे, और लोग बोल रहे हैं 1000 करोड़ रुपए लगा दिए, बहुत पैसे लगा दिए, बर्बाद है। पर आप एक चीज़ पूरी मिस कर रहे हो कि वो उसकी वेल्थ का शायद 0.1% है। सिंपल यही कैलकुलेशन आपको ज़िंदगी में हमेशा करनी है। अगर आप गाड़ी लेने वाले हो, आप 10 लाख की गाड़ी ले रहे हो, कितने पैसे हैं आपके पास? 1 करोड़ रुपए हैं, आपकी टोटल वेल्थ का वो 10% है, 10% है, 5% है, 1% है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तब है आपकी नेटवर्थ तो 5 लाख रुपए है, गाड़ी 15 लाख की ले रहे हो, आपकी नेटवर्थ से वो 3x है, तो आप एक लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो ज़िंदगी में, और आप कभी ऊपर नहीं जा पाओगे। तो आप देख लो आप कहाँ पे बिलोंग करते हो, कितनी नेटवर्थ है, उसकी कितनी परसेंट आपकी जा रही है गाड़ी में। अगर आपकी वो 5-10% भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ले लो। मेरा यूज़ केस नहीं है, मैं जहाँ रहता हूँ, मेरा ऑफिस मेरे घर के जस्ट सामने है, तो मुझे गाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती, गाड़ी का शौक भी नहीं है। मेरे पास बाइक है, मैं बाइक का काफ़ी शौक है, मुझे बहुत ज़्यादा शौक है बाइक्स का। मेरे पास अभी जावा की एक बाइक है, और मैं चाहता हूँ अभी अगर मैं लूँगा भी अब तो मैं गाड़ी नहीं बाइक लूँगा, हार्ले लूँगा। पैसे कमा लिए तो मैं हार्ले डेविडसन लेना चाहता हूँ, या फिर BMW की एक बाइक है R18 वो लेना चाहता हूँ, तो वही लूँगा। अभी तो मैंने गाड़ी नहीं ली है, पर अगेन सेम, अगर आपको लेनी है, किसी को भी लेनी है मेरे व्यूअर्स को, तो अपने आप नेटवर्थ देखो, कितने परसेंट आपके नेटवर्थ का है वो देखो, और उस हिसाब से ले लो। बराबर। आपने अभी बताया कि गोवा में कैफ़े भी खोलना चाहते हैं, और मुझे पता चला कि आप रियल एस्टेट में भी काफ़ी एक्टिवली इन्वेस्ट करते हो, तो आपने गोवा में भी इन्वेस्ट किया हुआ है रियल एस्टेट में, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। बिल्कुल। तो जैसे मैंने आपको भी बताया था कि मैं किसी भी एक एसेट क्लास से ऐसे प्यार नहीं करके बैठा हूँ। मैं स्टॉक्स पे सबसे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, और मेजर पैसे अपने यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ। खरीदना बेचना बहुत ईजी है। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात। लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डेली हम परफॉर्मेंस भी चेक कर। एग्जैक्टली, लोग ये पार्ट मिस कर देते हैं। ये आते हैं प्राइस टैग के साथ, आप इसको एनालाइज कर सकते हो। प्रॉपर्टी प्राइस टैग के साथ नहीं आती। प्रॉपर्टी कैसे आती है? एग्जैक्टली कैसे आती है कि भाई इससे पुरानी वाली प्रॉपर्टी इतने की बिकी थी तो मेरी भी इतने की बिकेगी,
और वो एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट है। ऊपर से इंडिया की जो प्रॉपर्टी मार्केट है ना, वो एकदम ब्लैक बॉक्स है, दुनिया भर के स्कैम्स हैं और जोल जमाल है, आपको पता ही नहीं। और ऊपर से क्वांटम ऑफ मनी बहुत ज़्यादा है। आप एक सोचिए, एक नॉर्मल इंसान है जिसने बहुत मेहनत करके पैसे कमाए हैं, आपको एक फंड में इन्वेस्ट करने को बोलूँगा मैं, तो आप बोलोगे ठीक है मैं 500 रुपये से इन्वेस्ट कर सकता हूँ। 500 रुपये से लेके 5 लाख तक, 50 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉक्स में आप 100 रुपये से लेके 1 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकते हो। प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता। प्रॉपर्टी में आप 100 रुपये इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उसमें भी लोग रीड करके जो आता है एकदम बकवास कॉन्सेप्ट है, मत करिए, सीधी बात। हाँ, मैं इस पर कुछ एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा, रीड्स मत करिए, सीधी बात। तो आपको प्रॉपर्टी जब लेनी है तो आपको 50 लाख 1 करोड़ की बात हो जाती है। किसी इंसान के लिए वो बहुत ज़्यादा होता है। और आपने ज़िंदगी में एक गलत फैसला कर लिया ना प्रॉपर्टी का, आपने मान लीजिए 50 लाख 1 करोड़ रुपये इकट्ठे कर लिए थे बहुत मेहनत करके 8-10 साल में, और आपने एक प्रॉपर्टी गलत ले ली जहाँ बिल्डर ने, और हज़ारों केस आपने सुने होंगे ना, बिल्डर तो अक्सर यही करते हैं कि आपने उनको पैसे दिए और उसके बाद आपको प्रॉपर्टी का पोजीशन ही नहीं मिल रहा, आपको 4 साल 5 साल कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के साथ होता रहता है, हमेशा होता रहता है। तो वो रिस्क है। तो प्रॉपर्टी में आने से पहले काफ़ी पैसे कमा लेने होने चाहिए। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में काफ़ी पैसा हो जाना चाहिए। मैं रियल एस्टेट में इसलिए हूँ, मेरा वो डाइवर्सिफिकेशन का गेम है। मैं बहुत स्ट्रांगली रियल एस्टेट में बिलीव नहीं करता, पर क्योंकि मैं सारा पैसा अपना म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में नहीं डाल सकता, और अब मेरे पास थोड़े ज़्यादा पैसे हैं, तो मैं इसलिए उसको डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ रियल एस्टेट में, कि कल को ये मुझे परफॉर्मेंस ही देगा तो मुझे ये दे देगा। अब जब रही बात रियल एस्टेट की, तो मैं इंडिया में जो मेट्रो सिटीज़ है यहाँ तो मुझे समझ ही नहीं आता इन्वेस्ट करना, क्योंकि जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। आप एक रेंटल यील्ड का कॉन्सेप्ट होता है कि आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उसका रेंटल यील्ड कितना है, उसके हिसाब से आप ये निकाल सकते हो प्रॉपर्टी अच्छी के बेकार है। फॉर एग्जांपल, गुड़गांव में, दिल्ली में अगर आप एक फ्लैट लेते हो, मान लो 1 करोड़ का है, तो उसका रेंट आपको मैक्स 2.5-3 लाख रुपए आता है, मतलब महीने का। उसका 1 करोड़ वाले फ्लैट का वैसे ही ओवर रेंट होगा 25-30 हज़ार, मेंटेनेंस हटा के आपको 2.5-3 लाख रुपये कमाओगे, मतलब आपको 3% का रिटर्न मिल रहा है रेंटल। प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन अलग होगी, पर वो 2-3% मान लेते हैं। तो अगर आपको 3% रेंटल मिल रहा है, 3% अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो 6% हुआ। इससे अच्छा एफडी में पैसे डाल दो, कोई सेंस नहीं बनता। तो मेट्रो सिटीज़ में तो मुझे सेंस नहीं लगता, क्योंकि मैंने इतना मोटा पैसा भी लगता है ना। एग्जैक्टली तो मुझे मेट्रो सिटीज़ में सेंस लगता नहीं। और मुझे फ्लैट्स का तो मैं बिल्कुल फेवर में रहता नहीं है, क्योंकि फ्लैट मुझे लगता है उनकी एक लाइफ होती है और आप लैंड ओन करते नहीं है, तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट तो नहीं होता है वो। अब रहेगी बात कि अगर मेट्रो सिटीज़ नहीं तो कहाँ इन्वेस्ट करूँगा, तो गोवा मेरा एकदम हॉट फेवरेट था। मैं एक कंपनी में जॉब करता था जिसका हेडक्वार्टर गोवा में था, तब से मुझे गोवा से बहुत प्यार हो गया था। और मैं हर एक को बोलूँगा, गोवा जाके आप देखो मार्केट में। अक्सर लोग क्या करते हैं गलती, कि अपने सामने उनको प्रॉपर्टी चाहिए होती है। अक्सर हमारे फैमिली का भी ये भी पॉइंट होता है कि जो हमारी ज़मीन हो, जो हमारा घर हो, जो भी हमारी फ्लैट है, हमारी आंखों के सामने हो, ऐसा रहा। तो लोग कभी एक्सप्लोर ही नहीं करते और सिटीज़ में। लेकिन रियल एस्टेट बड़ा लोकल गेम, हाइपर लोकल गेम होता है कि आपके इस शहर में वैल्यू 1 लाख रुपए गज चल रही है मान लेते हैं, और गोवा का आपको पता ही नहीं है, तो आप अपने शहर में लिए जा रहे हो। पर किसी और शहर में आप जाओगे तो आपको लगता है कि वो शहर बहुत बढ़िया है, व्यू बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, और उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत कम है, सस्ता गोवा एक यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ से बहुत सस्ता है। तो गोवा एक वो मार्केट है। तो गोवा पे मैं बहुत एग्रेसिवली और वीडियोस बनाने वाला हूँ कि मैंने कैसे प्रॉपर्टी ली है। मैंने डाबोलिम क्लियरली बताया था मैंने कहाँ प्रॉपर्टी ली है। डाबोलिम गोवा में जो शहर है, जहाँ बेसिकली जहाँ एयरपोर्ट भी है, मेरी प्रॉपर्टी सारी उसके अराउंड ही है। साउथ गोवा में आता है, ये सेंट्रल गोवा है, तो ये सेंट्रल गोवा है, तो ये एक्सेसिबल है दोनों तरफ से, नॉर्थ गोवा से भी, साउथ गोवा से। ठीक है। साउथ गोवा के बीचेस पे जाना है मुझे 20 मिनट लगते हैं, नॉर्थ गोवा जाना है मुझे 20-25 मिनट लगते हैं। तो मुझे परफेक्ट सी लोकेशन है और थोड़ा सिटी वाली फील है, तो आपको सारी। तो इन्वेस्ट क्या रहेगा आपने अगर बताना चाहे? मैंने अराउंड, अगर रिसेंट वाला इन्वेस्टमेंट ऐड करूँगा तो लमसम अराउंड मैंने 5 करोड़ के अराउंड इन्वेस्ट किया रियल एस्टेट। तो मैंने अराउंड 5 करोड़ अब कर दिया इन्वेस्ट। पहले मैंने 1-2 करोड़ किया तो था। ये सारे रेंट पे हैं कि कैसे है? तो लैंड है मेरी बहुत बड़ी, जो मेरा ड्रीम हाउस मैं बनाना चाहता हूँ, विला बनाऊंगा मैं उस पर अपना। ओके। वो एकदम हिल के टॉप पे है और सी फेसिंग है वो, तो वहाँ मैं चाहता हूँ बड़ा सा अपना एक विला बनाना। तो और विला बना के मैं, क्योंकि हर टाइम शायद गोवा ना आ रहा हूँ, अभी तो फिर मेरा प्लान गोवा का है, पर कुछ भी हो सकता है, मैं एक वहाँ फैंसी सा विला बना के उसको Airbnb पे डाल दूंगा। तो अगर मैं 2-3 महीने गोवा में हूँ तो मैं वहाँ खुद रहूँगा, 8-9 महीने Airbnb पे मुझे उसका रेंट आता रहेगा। सिंपल, वो उससे काफ़ी अच्छा प्लेस दिया, बहुत पॉपुलर है। अगेन सेम बात कि इन जहाँ पे शॉर्ट टर्म रेंटल्स होते हैं ना, वो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं, उनका रेंटल एग्जैक्टली बहुत हाई होता है। अगर आप एक फ्लैट लेते हो पूरे महीने के लिए, उसका रेंट 40,000 रुपये है, अगर आप वो पर डे के हिसाब से लोगे तो पर डे के शायद वो आपसे 4,000 रुपये ले लेगा। तो शॉर्ट टर्म रेंटल वाली मार्केट में आपको बहुत पैसे मिल जाते हैं। गोवा एक शॉर्ट टर्म रेंटल मार्केट है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा रेंटल मिल जाता है। तो वो मैं विला अपना बना के मोस्ट प्रोबेबली इस साल सोच रहा हूँ मैं बनाने का, और उसको फिर रेंटल पे डाल दूंगा और अपने आप जिन 2-3 महीने वहाँ जाके रहूँगा। ये मेरी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी मेरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, तो एक बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर में पूरा कमर्शियल था,
तो मैंने वो पूरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ले लिया, जिस पूरे को मैं एक ब्रांड के साथ एक बात कर रहा हूँ लीज करने के लिए। तो प्रॉब्ली वो एक लीज साइन हो जाएगी, तो उससे मुझे काफ़ी अच्छा, ऑलमोस्ट अगर मैं आपको नंबर्स के पर्सपेक्टिव से बताऊँ तो मुझे अभी तो वो ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन उसका एंड हो जाएगा दिसंबर में, लीज की बात चल रही है, मुझे उसका सिर्फ रेंटल यील्ड ही 7 से 8% आ रहा है। 7 से 8 मतलब मुझे ऑलमोस्ट नंबर बताऊँ 2 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ मिलेगा उसका रेंटल। 2 से 2.5 लाख पर मंथ रेंट है, और प्रॉपर्टी अराउंड मुझे 3.5-4 करोड़ की पड़ी वो, और प्रॉपर्टी भी बहुत अप्रिशिएट करेगी बेस्ड ऑन माई एनालिसिस, प्लस रेंटल भी बहुत हाई है, प्लस मैं एक लॉन्ग लीज में जा रहा हूँ एक ब्रांड के साथ, बेसिकली मैं शायद लीज साइन करूँगा 5 साल की 9 साल की, तो एक स्टेबल सोर्स, कोई टेंशन नहीं है, और ब्रांड अपने आप इंटीरियर करती है वगैरह करती है, तो मुझे वो माथापच्ची भी नहीं है मुझे कि हर महीने मुझे बोलना भाई रेंट ट्रांसफर कर दो, ब्रांड्स के साथ वो सॉर्टेड रहता है, तो वो मेरी प्रॉब्लम। तो अगर प्राइस का कंपैरिजन करें लाइक मुंबई दिल्ली जैसे जगह से, तो गोवा में क्या गोवा बहुत सस्ता है, मैं बताऊँ आपको, अगर कंपैरिजन ही नहीं है, अगर गुड़गांव दिल्ली मुंबई कंपेयर करोगे आप, तो अगेन प्रॉपर्टी तो आप देखिए हर जगह में, कुछ जगह बहुत महंगे होते हैं, कुछ सस्ते होते हैं, पर आपको आधे से आधे रेट में मिल जाएगी गोवा में प्रॉपर्टी, और मुंबई दिल्ली से बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आपको गोवा में हाफ में तो आराम से मिल जाएगी, बहुत आराम से मिल जाएगी। तो आपको यकीन नहीं होगा, कोई भी अगर आप जाते हो गोवा में प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करते हो, अगर आप दिल्ली मुंबई यहाँ से हो तो आपको लगेगा कि ये क्या है, मतलब जिन रेट्स पे हम खरीद रहे हैं ना फ्लैट, जैसे गुड़गांव में भी रिसेंटली कमिलियंस में एक फ्लैट भी 100 करोड़ में, 100 CR में, तो आप शायद गोवा में पता नहीं कितना गोवा खरीद लोगे 100 करोड़ में, तो मतलब लिटरली वाला देख रहा हूँ, कमेंट ना कर दे भाई। नहीं तो गोवा में इंटरेस्टिंग पार्टी है कि गोवा के लोगों के पास बहुत लिक्विड मनी नहीं है, तो गोवा में बहुत सारे बाहर के लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो गोवा में ऑनेस्टली बताऊँ 100 करोड़ रुपये मेरे पास अगर गोवा में लेके जाऊँ मैं, तो पता नहीं मैं गोवा में शहर का कितना ज़्यादा पार्ट खरीद डालूंगा, और मतलब उससे मैं कितनी ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट कर सकता हूँ। तो हर एक को मैं लिटरली वो करूँगा कि मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आप गोवा एक बार जाके देखो, और प्रॉपर्टी देख के आके देखो, आपको खुद एहसास होगा कि ये क्या जगह है इन्वेस्ट करने के लिए। तो वहाँ पे प्रॉपर्टी लिया तो उसके लिए मैनेजर भी रखा है कि खुद आप देखते रहे? अभी मैनेजर रखा नहीं है मैंने, बिल्डर मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है। जब लीज पे चला जब लीज पे चला जाएगा तो फिर तो कुछ टेंशन ही नहीं मुझे, वो तो ब्रांड पूरा करेगी, और जो बिल्डर है उसके साथ बात हो गई है मेरी, तो वो सॉर्टेड रहेगा। जो लैंड लूँगा मैं, जो लैंड ले रखी है मतलब मैंने, जिस पे मेरा एयरबीएनबी स्टार्ट होने वाला है, तो एयरबीएनबी स्टार्ट होने के बाद वहाँ पे फिर मुझे एक मैनेजर रखना पड़ेगा जो मैनेज करेगा पूरी मेरी प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस और एयरबीएनबी, क्योंकि पूरा एयरबीएनबी कस्टमर्स का आना, उनका एक्सपीरियंस अच्छा करना, प्लस जब मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा तो मेरा कैफ़े मैं उसके आसपास ही चाह रहा हूँ, तो फिर अपने आप में करना चाहता हूँ। मैं लोग बहुत सोशल पर्सन हूँ, मैं चाहता हूँ लोगों को खुद से ग्रीट करना, अपने घर में उनको लेके आना, उनको अपने कैफ़े लेके जाना, शाम को वहाँ गिटार बजाना, ये सब मुझे बहुत पसंद है। बढ़िया। तो अभी ज़रा बताइए कि स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है नए लोगों? ठीक है, बहुत सारी बातों का मेरे हिसाब से। सबसे पहली बात जो मेरे हिसाब से ध्यान रखना चाहिए वो है कि स्टॉक मार्केट इजी मनी वाली जगह नहीं है। अगर आप इस इंटेंशन से आ रहे हो कि मैं स्टॉक मार्केट में आ जाता हूँ और मैं अभी घुसूँगा, आज स्टॉक खरीदूँगा, कल बेच के पैसे कमा लूँगा, तो आप मत आओ। पहली बात, स्टॉक मार्केट वो जगह ही नहीं है, ऐसी जगह नहीं है। स्टॉक मार्केट में घुसना आसान है, इसलिए बहुत लोग घुस जाते हैं। आपको डीमैट अकाउंट खोलना है और वो सब ने इतना ईजी कर दिया, डिस्काउंट ब्रोकर्स आ गए, काइट ज़रूरत जैसे, जो आपको इतना ईजी कर देते हैं प्रोसेस कि आपको मुश्किल से बस ऑनलाइन सब कुछ करना है, ऑनलाइन वीडियो KYC हो जाएगी, आपका सब एक दिन के अंदर सारा काम हो जाएगा आपका। तो जस्ट बिकॉज एंट्री आसान है इसका मतलब ईजी मनी नहीं है वो। ऐसा नहीं है कि आप घुसोगे और आपने स्टॉक खरीदा और पैसे कमा लोगे। अक्सर लोगों का माइंड सेट ये होता है कि मैं स्टॉक 1000 रुपये का ले लेता हूँ, 1200 का होगा बेच दूंगा और मेरा तो काम हो गया। लेकिन ऐसा आपको कैसे पता 1000 का 1200 जाएगा? तो स्टॉक मार्केट में आने से पहली पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म के लिए आइएगा, शॉर्ट टर्म के लिए मत आइए। सबसे पहली बात, ट्रेडिंग में प्रमोट नहीं करता, तो ट्रेडिंग के लिए तो मतलब मैं रिकमेंड करूँगा मत आइएगा। तब आइए अगर आपको बहुत नॉलेज है ट्रेडिंग की, और आप अगर ज़रूरत है स्टार्ट भी देखोगे ना आप, या फिर जो RBI ने भी सेबी ने मैंडेटरी कर दी है पब्लिश करना, 9 out of 10 ट्रेडर्स इनका लॉस। ये तो सेबी बोलते हैं, लेकिन ज़ीरोधा बोलता है कि 99 कुछ परसेंट लोग तो लॉस ही करते हैं। एग्जैक्टली, लाइक लेस देन 1% आर एबल टू बीट FD। एग्जैक्टली, ऐसा करके उसने बोला, हाँ उसके ज़ीरोधा का नितिन कामत ने। तो अगर आप ऑनेस्टली आप इसको तो बिलीव करोगे ना, जो ज़ीरोधा सबसे बड़ा जिसकी कंपनी है, इसके डेटा पे है, आप सिर्फ तब आप सोचो अगर आप 99% इस देश के लोगों से बेटर हो, उनसे स्मार्ट हो, आपको लगता है ऐसा, तो आप ट्रेडिंग में पैसे कमाओगे। तो ये सोच के आना, ये मत सोचना कि बस मैं स्टार्ट, और बहुत बड़ी बात बोलूँ 99% लोगों से बेहतर होना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप ट्रेडिंग में पैसा तब कमाओगे जब आप उस 1% में आते हो। तो पहला तो ये फैक्ट क्लियर रख लेना, ट्रेडिंग कर रहे हो तो। इन्वेस्टिंग कर रहे हो, बहुत बढ़िया जगह है इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैं बोलूँगा पहला काम है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू करो, क्योंकि
वो जो होते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर्स, उनको पता होता है मार्केट के बारे में, इनसाइड न्यूज़ भी होती है उनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब इनसाइड न्यूज़ तो नहीं पर मतलब इन्फॉर्मेशन होती है बहुत सारी, क्योंकि वो बड़े लोग हैं जो दिन भर उनका यही काम है, वो इन्वेस्ट कर लो। अब आपको पर्टिकुलर स्टॉक्स खरीदने, स्टॉक्स खरीदो आप ये सोच के कि वो एक कंपनी है, वो कुछ ऐसा नहीं बस बटन दबा दिया और खरीद लिया। आप सोच के देखो, हम जब एक छोटा सा कुछ बिस्किट भी खरीदने जाते हैं या किसी सुपर मार्केट में कहीं जाते हैं, खरीदने वाली सर्फ भी खरीदने जा रहे हैं, 4 सर्फ को कंपेयर करते हैं, प्राइस कितना है, कितने ग्राम है, कितने अच्छे धोता है, ये सब इंटरेस्टिंगली स्टॉक मार्केट में भी देखते ही नहीं है। हमें क्या दिखता है, स्टॉक ऐसे जा रहा है ऊपर, किसी और से पूछते हुए बता एग्जैक्टली भाई बता दे कौन सा स्टॉक लेना है। और घर का एक छोटा डिसीजन भी किसी और से पूछ के नहीं लेते। एक सर्फ या साबुन भी जो आप यूज़ कर रहे हो, आप सोच के लेते हो वो अच्छी कंपनी है कि नहीं है। तो जो अच्छी जैसे एग्जाम्पल में दिया था SBI का, SBI में आप देखोगे लोग अकाउंट तो खुलवा लेंगे, सबको लगता है बहुत सेफ है, गवर्नमेंट का है, हमारी पैसे सेफ रहेंगे। वही लोग जो SBI में 10-10 लाख रुपए रख के बैठे हुए हैं, वो SBI का स्टॉक लेना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? स्टॉक कौन सा चाहिए? वो एक पेनी स्टॉक चाहिए जो 5 रुपए का होगा, जिससे उनको लगता है वो 5 का 10 हो जाएगा बहुत जल्दी, मेरे पैसे डबल हो जाएंगे। तो डबल वाला गेम तो स्टॉक मार्केट नहीं है। आप सोचो कंपनी के लिहाज से देखो, SBI आपको लगता है अच्छी बैंक है, अगले 10 साल में अच्छा परफॉर्म करेगी, आप उसका स्टॉक खरीद लें। उसमें FD करने के बजाय उसमें उसका स्टॉक खरीद लो। अगर आपने FD करी होगी SBI में तो आपको रिटर्न मिलेगा 6% 7% का। अगर आपने SBI का स्टॉक 2 साल पहले लिया होता तो आपके पैसे ऑलमोस्ट डबल हो गए। डबल हो गए होते हैं 2-2.5 साल पहले। हमेशा नहीं होता है ये तो अभी। हाँ एग्जैक्टली, हमेशा नहीं होता है, पर तब भी आप ये मान के चलो आपको 10-15% रिटर्न मिल जाएगा। अगर आप थोड़े स्मार्ट हो, जब मार्केट क्रैश कर गई, जैसे 2020 में क्रैश कर गई थी, 2022 में भी नीचे ही थी, आप उस टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 20-30% रिटर्न ईयर ऑन ईयर मिल जाएगा। तो आप स्टॉक मार्केट में आने के बाद ये देखो, जो स्टॉक्स में ले रहा हूँ वो एक कंपनी है, वो एक सच में कंपनी है, वो कुछ बनाती है। वो क्या बनाती है, वो क्या इंडस्ट्री लीडर है, वो जो बनाती है प्रोडक्ट क्या आपको अच्छा लगता है। आप कोलगेट लेने जाते हो, आप कुछ भी लेने जाते हो, देखो उसको एज अ प्रोडक्ट देखो कि आप एज अ कस्टमर हो, वो क्या बनाती है कंपनी, क्या वो जो बनाती है वो अच्छा कर रही है, क्या वो और कंपनी से बेहतर परफॉर्म कर रही है, क्या अगले 10 सालों में वो कंपनी बेटर परफॉर्म करेगी औरों से। अगर आपको लगता है हाँ, तो आप स्टॉक को खरीदो। फिर देखो आप टेक्निकल एनालिसिस कि उसका प्राइस क्या है। कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक, क्योंकि लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं तो बहुत ऊपर आ चुका होता है, तो मत लो उस टाइम, देख लो कि उसका P रेशो क्या है, कहाँ पे होना चाहिए, उसका एक वैल्यू क्या है, बैलेंस शीट पढ़नी आनी चाहिए थोड़ी सी, तो कि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट कैसा है उसका, पिछले 5 साल में कितना प्रॉफिट क्रिएट किया उस कंपनी, कितना रेवेन्यू कर रहा है, उसके बेसिस पे हाइपोथेसिस बना के उस स्टॉक को खरीद लो। एक साथ सारे पैसे मत डालो, स्टॉक्स में भी SIP करनी चाहिए। मतलब आपको लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा है, मुझे इसमें 5 लाख रुपए डालने हैं, तो आज ही पूरे 5 लाख मत डालो, आज लेट्स से 1 लाख डाल दिए, फिर कुछ दिन एनालाइज किया, फिर 1 लाख डालें, फिर 1 लाख डालें। स्टैगर्ड फॉर्मेट में इन्वेस्ट करो ताकि आपका रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और उसको कंपनी की तरह देखो, एक बिजनेस की तरह देखो। प्लीज़ ये मत देखो कि बस ये पैसे बनाने का तरीका है, वो एक कंपनी है, वो एक बिजनेस है, अपने बिजनेस की तरह देखो। आप जब स्टॉक मार्केट में शेयर लेते भी हो तो आप इस कंपनी के एक मालिक बन जाते हो, एक छोटे से मालिक हो, तो अपनी कंपनी की तरह देखो। अगर आप अपनी दुकान भी चलाते हो तो आप बहुत चीज़ सोच के चलाते हो, वैसे ही स्टॉक मार्केट में आओ, वैसे ही उसको बेचो। ओके, आप एक चीज़ बताना चाहोगे, देख कई लोग पूछते भी हैं कि भाई कौन सा डीमैट अकाउंट यूज़ करते हैं, तो आप कौन सा यूज़ करते ये बता दो मैं कौन सा यूज़ करता हूँ, सजेशन कुछ नहीं दे रहा मैं। मुझे बहुत प्यार है ज़ीरोधा के से, बहुत ज़्यादा, उनके फाउंडर से नितिन कामत, मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, काफ़ी बड़े रोल मॉडल है मेरे वो। हैं म्यूचुअल फंड के लिए? मैं सबके लिए ज़ीरोधा, काइट और कॉइन। काइट से मैं करता हूँ सारी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, और कॉइन इनका प्रोडक्ट है, कॉइन से मैं करता हूँ सारा म्यूचुअल फंड। ग्रो भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रो भी बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत ईजी एक्सपीरियंस है, वो भी यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छे, UI बहुत शानदार UI UX है, काफ़ी अच्छा है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप कॉइन या ग्रो से आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, और काइट से आप ट्रेडिंग कर सकते हो या इन्वेस्टिंग कर सकते हो। ग्रो से आप खैर स्टॉक्स भी ले सकते हो, पर ये मैं यूज़ करता हूँ बेसिकली। तो थैंक यू सो मच, बहुत सारी चीज़ें आपने शेयर करी हमारी ऑडियंस के साथ में। तो आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्त मित्रों के साथ में, लाइक अपने भाइयों के साथ में। उनको बताओ कि भाई फाइनेंस का नॉलेज होना कितना ज़रूरी है, लाइक इन्वेस्टिंग कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इन्वेस्टिंग, इसको हमें मिस नहीं करना है। तो वीडियो शेयर करो, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही इंस्पायरिंग लोगों को बुलाता रहता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो।